हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी। अब क्योंकि 15 डेज़ में आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मैं आज की वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर पे बना रही हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर आज हम करने वाले हैं दिसंबर 2020 का। ये इसका पार्ट नंबर 1 है। आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे और अगले 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार तो कुछ क्वेश्चंस उसी में रिपीट आते हैं और इसके अलावा हमें पेपर की पूरी जानकारी हो जाती है कि किस तरह का पेपर आने वाला है। तो हम वीडियो को बहुत आराम से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वीडियो में और हर क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको साथ के साथ वहीं पर लर्न हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द तद्भव नहीं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द तद्भव नहीं है, ये जानने से पहले हम देख लेते हैं कि तत्सम और तद्भव के शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द तत् जमा सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है के समान अर्थात संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं वैसे के वैसे बोले जाते हैं, जो संस्कृत में बोलते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि तद्भव शब्द तत् जमा भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी चीज़ से विकसित होना या उत्पन्न होना। तो जो शब्द संस्कृत से विकसित हुए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। तो हमारे पास पूछा गया हमसे काज, आखर, कान और वायु, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। इसका मतलब कौन सा संस्कृत जैसा है, कौन सा तत्सम है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है वायु, क्योंकि वायु तद्भव ना होकर तत्सम शब्द है। जबकि कान, काज और आखर तद्भव शब्द हैं और कान को हम संस्कृत में या तत्सम शब्द इसका ये है कर्ण, काज कार्य और आखर अक्षर। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि काज, कान या आखर के तत्सम शब्द क्या है, तो वो हैं कर्ण, कार्य और अक्षर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं। तो यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से या दो अक्षरों से या दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक कोई अक्षर हो, दूसरा कोई वर्ण हो, तो उसे यौगिक कहा जाता है। और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो रूढ़ कहलाता है। तो जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं, खंड किए जा सकते हैं, वो यौगिक है, और जिनके खंड नहीं हो सकते वो रूढ़ हैं। तो जलद, नाम, काम और पर, कान और पर, इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है। तो जलद शब्द है वो यौगिक है, क्योंकि जलद जल जमा द से मिलकर बना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती। अरबी, फारसी, लैटिन या यूनानी। तो अरबी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि ये शामी भाषा के अंतर्गत आती है। बाकी जो तीनों भाषाएं हैं, फारसी, लैटिन और यूनानी, आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हम धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, रिपीट किया जा रहा है, जिससे कि आपको लर्न हो जाए। तो अरबी भाषा शामी भाषा के अंतर्गत आती है, जबकि फारसी, लैटिन और यूनानी आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। पोर्चुगीज़, अरबी, तुर्की या हिंदी। तो तारीख शब्द अरबी भाषा का है। देखने में लगता है कि शायद ये उर्दू होगा, लेकिन अरबी भाषा के जो शब्द हैं या पुर्तगाली या उर्दू, ये सब आपको याद होने चाहिए। हमारी बुक में दे रखा है जहाँ से हमने स्टडी की है। तो तारीख शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जब और साथ ही आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि भी अरबी भाषा के अन्य शब्द हैं। तो इनमें से भी कोई आता है तो आपको पता होना चाहिए, सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। जबकि पेरू और पादरी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। उर्दू, तोप, तमगा जैसे शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी बताई है, उनके अनुसार नाथ कितने होते हैं। तो नाथ होते हैं 9। ठीक है, तो 9 नाथों के नाम इस प्रकार हैं, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, इनको गोरखनाथ भी कहा जाता है, चपटनाथ, जलंधर और मल्यार्जुन। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है, 9। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नाथ मतलब 9। ओके। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ पंक्तियां दी गई है और उससे पूछा गया कि किसकी पंक्तियां हैं। तो नगर भाईरे डोबी तोहरी कुड़िया छई, छाई जोई सो भाई नाड़िया। तो ये लिखी गई हैं कडप्पा जी के द्वारा। कडप्पा सिद्धों की इसमें आती है श्रेणी में। तो जबकि सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो सिद्ध जो हैं कडप्पा, पंक्तियाँ तो ये उनकी है। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो वो है सरप्पा। लुइया और डोबिपा प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाता है कि प्रसिद्ध सिद्ध कवि कौन से हैं, तो लुइपा और डोबिपा है। जबकि प्रथम हिंदी के कवि कौन है, वो सरप्पा हैं। और अगर ये पंक्तियाँ दे रखी हैं तो ये सिद्ध कडप्पा ने लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाशय
काव्य के रचयिता कौन हैं? पुष्पदंत, हेमचंद, जनाचार्य या मेरुतुंग या फिर विद्याधर? तो प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हमें पता है कि बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हैं। ये इन्होंने कहा है कि द्वाश्य काव्य के रचयिता हेमचंद हैं। ठीक है, इस काव्य की रचना हेमचंद ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कुमारपाल चरित नाम का एक प्राकृतिक काव्य भी है, जबकि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं। ठीक है, तो ये रचयिता कौन है इसके? द्वादश काव्य के रचयिता हेमचंद हैं। पुष्पदत्त ने क्या लिखा है? उन्होंने वो अपभ्रंश के कवि हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन है? 63 महापुराण। इन्हें अपभ्रंश की भवभूति भी कहा जाता है। किसे? पुष्पदंत जी को। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा है। आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृतिक पिंगलक सूत्र में मिलते हैं। तो विद्याधर के बारे में बता दिया गया है, इनके पद कहाँ पर हैं? प्राकृतिक पिंगलक सूत्र में मिलते हैं। मेरुतुंग जनाचार्य जो मेरुतुंग हैं, उन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा है। और जो पुष्पदंत हैं वो अपभ्रंश के कवि हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ 63 महापुराण है। ठीक है, तो देखो इससे कनेक्टेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, जब ये जो नाम था ना, ये किसने सुझाया है? जब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण किया जा रहा था, तो ये सुझाया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेनसन ने। ठीक है, तो कब? जब इसे पूरा मैं पढ़ देती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नामकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रेनसन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया गया था। अतः उचित उत्तर क्या है इसका? हमारा आंसर है ए, अब्राहम जॉर्ज ग्रेसन। तो ये ज़्यादातर जॉर्ज ग्रेसन या खाली ग्रेसन के नाम से ही फेमस हैं, तो अब्राहम नाम से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ज़्यादातर हमने बुक्स में जॉर्ज ग्रेसन ही इनके बारे में पढ़ा है। और इनकी बुक कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? निबंध लिखते हैं तो कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है अन्विति, दूसरा विचारात्मकता, तीसरा है संवादकता और चौथा है आत्मव्यंजकता। तो अन्विति का मतलब होता है एकता, तो निबंध की विशेषता नहीं है। देखो, निबंध लिखते हैं तो एकता भी होती है, विचार भी होता है, उसमें आत्मव्यंजकता भी होती है, लेकिन संवाद नहीं होता, क्योंकि संवाद नाटक की विशेषता है। नाटक में ज़्यादातर संवाद ही बोले जाते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि निबंध की तात्विक विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो हम कहेंगे अन्विति, विचारात्मकता और आत्मव्यंजकता तो है, संवादकता नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि नाटक की विशेषता इनमें से कौन सी है, तो आप सी पे टिक लगाओगे, संवादात्मकता जो है वो नाटक की विशेषता है। तो क्वेश्चन को इधर से उधर करके भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको साथ साथ करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिशंकु के नाटककार कौन है? तो त्रिशंकु के नाटककार, जो हमने नाटक वाला पार्ट पढ़ा था, वो सारे हमें पता है कि कौन से नाटककार वगैरह हैं। तो हालांकि नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं और कन्फ्यूज़न भी होता है। तो हर जो साहित्यकार ने जो चीज़ लिखी है वो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। उनमें से कोई सी भी उनकी रचना पूछी जा सकती है, और साथ में उनमें कौन से पात्र हैं वो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो उसमें पात्रों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपको डिटेल में आई होप कि आप लोगों ने स्टडी कर ली होगी। तो त्रिशंकु नाटक के नाटककार हैं बृजमोहन शाह। ठीक है, त्रिशंकु कैसा है? ये एक व्यंग प्रधान नाटक है। नाटककार ने त्रिशंकु में समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए त्रिशंकु के समान लटकते मूल्य पर चोट किया है, क्योंकि त्रिशंकु लटका रहता है उल्टा, तो त्रिशंकु के समान लटकते हुए मूल्य पर चोट किया है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की एक रचना है। रस गंधर्व मणि मधुकर की रचना है, तथा देवयानी का कहना है वो रमेश बख्शी का चर्चित नाटक है। क्लियर? तो ये नाटकों की बात की जा रही है सारी। तो त्रिशंकु हो गया बृजमोहन शाह का, और मुद्रा राक्षस का कौन सा हुआ है? मुद्रा राक्षस का है तिलचट्टा, मणि मधुकर का है रस गंधर्व, और रमेश बख्शी का है देवयानी का कहना है। ये इनके नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या फिर कुबेरनाथ राय। तो ललित निबंधकार होते हैं जो आत्मपरक या व्यक्तिनिष्ठ निबंध लिखते हैं। तो इसमें से राइट आंसर होगा ए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ
राय ललित निबंधकार हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आता है। अगली बार ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा ललित निबंधकार है और इनमें से कोई एक नाम दिया हो जो ललित निबंधकार हो और बाकी ना दिए हों तो आप इस पर टिक कर लीजिएगा। तो हमने देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय तो ललित निबंधकार हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाला बृजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। तो देखिए पात्रों के बारे में पूछा जाता है। तो लाला बृजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल किस उपन्यास के पात्र हैं। तो ये हैं हमारे जो हमने पढ़ा था उपन्यास लाला बृजकिशोर, जो हमने ये पढ़ा था परीक्षा गुरु, उसमें थे लाला बृजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल। इसको लिखा कब गया था परीक्षा गुरु को? 1882 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये उपन्यास है। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये उपन्यास किसने लिखा था? परीक्षा गुरु। ठीक है, तो और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि कब लिखा गया था और इसके पात्र कौन से हैं। जबकि भाग्यवती लिखा गया था 1877 में, ईशाधाराम फुल्लेरी ने लिखा था, और नूतन ब्रह्मचारी 1886 में लिखा गया है, और रहस्य कथा 1879 में लिखा गया है। ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परीक्षा गुरु मिस डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है। तो वो किया गया है 7 नदियाँ एक समुंदर। 7 नदियाँ एक समुंदर में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किया है। और किसने किया है? ये किया है नासिरा शर्मा ने। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है 7 नदियाँ और एक समुंदर, जिसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर, कि नया जो ईरान है उसकी पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किया गया है, क्योंकि जब क्रांति होती है तो बहुत रक्त रंजित होती है। इसी तरह आगे बताया गया है कि वे 3 उपन्यास के लेखक निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा के नाटकों के उपन्यास के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो इनकी सारी कृतियाँ आपको याद होनी चाहिए। तो वे दिन किसने लिखा है उपन्यास? निर्मल वर्मा ने। जबकि लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का और दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ध्वनि है। तो सीता हरण तात जनी केहू पिता संजाई, जो मैं राम तऊ कुल सहित कही ही दशानन जाई। तो इसमें कौन सी ध्वनि है? तो इसके लिए हमें सारी ध्वनि की पहचान होनी चाहिए। इसमें से पढ़ लेती हूँ मैं कि अधातंत संक्रमित वाच्य ध्वनि है इस पंक्तियों में जो हम ऊपर दी गई हैं। ध्वनि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक लक्षणामूलक ध्वनि और एक अभिधामूलक ध्वनि। वह लक्षणामूलक के 2 अर्थ भेद होते हैं, एक है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि एवं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। ठीक है, तो जहाँ वाच्यार्थ का सीधा अन्वय नहीं हो पाता वहाँ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने से संबंधित किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। तो जो सामान्य अर्थ है उससे अलग हटके किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। जबकि वाच्यार्थ अर्थांतर में संक्रमित हो जाए तो उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ के अंतर बताते हुए जब वाच्यार्थ क्या होता है संक्रमित हो जाए, थोड़ा सा गलत वो हो जाए, संक्रमित हो, जैसे होता है ना कि मनुष्य संक्रमित हो गया तो उसे थोड़ी सी अगर उसकी वो कम हो जाती है तो उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। तो इन पंक्तियों में इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मीन्स अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। इसके लिए आपको ध्वनि की सारी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? तो ये किसने कहा है? ये पंक्तियाँ कही हैं रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल जी की जितनी भी पंक्तियाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की हैं, जो कहाँ पे लिखी गई हैं? चिंतामणि भाग 2 के निबंध काव्य के प्राकृतिक दृश्य से लिया गया है ये पंक्तियाँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध निबंधों में, अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं जो हमारे ऑप्शन में, उन्होंने लिखा है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन तथा श्याम सुंदर दास के निबंधों में साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में है कुटच और आलोक पर्व। ठीक है, तो सबके बारे में बता दिया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंधों में है संपत्ति शास्त्र, ठीक है, और रसज्ञ रंजन, और श्याम सुंदर दास के निबंधों में साहित्य की विशेषताएं हैं, समाज और साहित्य है, कर्तव्य और सभ्यता है। और जो ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके मेन निबंध जो हैं वो हैं कुटच और आलोक पर्व। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध के बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है, और कुटच और आलोक पर्व उनके बहुत ही फेमस निबंध हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं चारों और फिर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो जब हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ा था तो इसमें ये सारा अरस्तु प्लेटो वगैरह के बारे में बताया था। तो पहला है हमारा, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। ये बात सही है और हमें पता करना है कि सही नहीं है वो, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अरस्तु ने स्पष्ट किया था कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, ठीक है, शिष्य थे और प्लेटो उन पर बहुत विश्वास भी करते थे, बहुत उन्हें मानते भी थे, लेकिन फिर भी प्लेटो के और अरस्तु के विचार आपस में काफ़ी भिन्न थे। तो हमारा जो सेकंड बी है, अरस्तु ने स्पष्ट किया कि कवि और चित्रकार का माध्यम अलग अलग हैं, जबकि प्लेटो इसमें कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो ये बात भी जो है सही है और हमें टिक करना है सही नहीं पर। तीसरा, प्लेटो ने अनुकरण की सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना था। ये बात भी सही है। और फोर्थ है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, यानी कि अरस्तु ने सिर्फ प्लेटो को अनुकरण किया था, उनका उन्हीं के सिद्धांतों पर चले थे। तो ये बात बिल्कुल सर्वथा भिन्न है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अरस्तु और प्लेटो के विचार काफ़ी थे जो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते थे, दोनों के विचार अलग अलग थे। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपकी बार हमें सही पता करना है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। ये बात सही नहीं है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की सारी कृतियाँ हमें पता होनी चाहिए और इसमें था कि कल्पना का सिद्धांत तो बिल्कुल नहीं था। दूसरा है, सैमुअल टेलर काल्ड्रिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के वक्तव्य का एक महत्वपूर्ण कारण भी था। ये बात भी सही नहीं है और हमें सही वाली पता करनी है। तीसरा है, काल्ड्रिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। तो ये काल्ड्रिज की जो बात है वो बिल्कुल सही है। वही कहते थे कि कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में होता है, उसके बाहर नहीं मिलता। तो ये सही है। डी भी हम पढ़ लेते हैं, अगर आ जाता है कि कौन सी सही नहीं है तो इसमें आप कर सकते हैं। कल्पना को काल्ड्रिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उनकी भूमिका नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि कल्पना को काल्ड्रिज क्या कहते हैं कि काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य है, आलोचना में इसकी भूमिका नहीं होती, ये वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही है सी वाला, काल्ड्रिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में मतभेद था। तो कौन सी ऐसी बात थी। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में किस बात को लेकर मतभेद था। वो कहते थे कि भाई अलग मतदाता सूची नहीं बननी चाहिए। तो अलग मतदाता सूची पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में मतभेद हो गया था। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के विरुद्ध दलील पेश की थी कि अब प्रश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान उनके लिए स्थायी दास्ता का रूप ले लेगा। ठीक है, तो जब ये कहा गया था कि अलग मतदाता सूची बननी चाहिए, अम्बेडकर ये कह रहे थे कि वे जो दलित वर्ग है उनके लिए अलग बनाओ, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो स्थायी दास्ता का रूप ले लिया जाएगा, क्योंकि उनको अलग मान लिया जाएगा। जबकि अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख पाएगा। उनके हिसाब से लगता था कि दलितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, और अगर ऐसा उनके लिए अलग सूची नहीं बनाई गई तो वो अपने अस्तित्व के संघर्ष में कायम नहीं रख पाएंगे और वो मतलब उससे में जीत नहीं पाएंगे। तो इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत थे कि अलग मतदाता सूची नहीं बननी चाहिए और उन्होंने कहा था कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वे अपनी रक्षा कर सकें। ठीक है, तो ऐसा बाकी सब जो उनसे भीमराव अंबेडकर से सहमत है उन सब का विचार ये था, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, अगर अलग सूची बनेगी तो वो स्थायी दास्ता के वो माने जाएंगे। तो किस बात पर मतभेद था, हमारा इसका आंसर हो गया बी, अलग मतदाता सूची को लेकर उनके बीच में मतभेद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। वो है विकेंद्रिता, केंद्रवाद, विखंडन या स्थायी नेता। तो उत्तर आधुनिकता में हमने कहा कि इसका जो आंसर है वो है केंद्रवाद।
क्योंकि केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, जबकि विकेंद्रिता, विखंडन और स्थानीयता उत्तर आधुनिकता के तत्व हैं। आधुनिकता का अगला चरण उत्तर आधुनिकता ही होता है। ठीक है, अगर हम मॉडर्न हो रहे हैं तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो उत्तर आधुनिकता ही होता है, जो निरंतर गतिशील है, वो निरंतर चलता ही रहेगा। ठीक है, और मॉडर्न होते रहेंगे, फिर और चलता रहेगा, फिर और चलता रहेगा। तो उत्तर आधुनिकता का कोई केंद्रवर्ती रूप नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार से विकेंद्रीकरण का सतत प्रक्रिया है। तो केंद्रीकरण क्या होता है? एक किसी चीज़ का एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाना, जबकि विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है फैल जाना। ठीक है, तो ये सतत प्रक्रिया है जिसमें साहित्य भी होता है, संस्कृति, दर्शन आदि तर्कवादी सिद्धांतों का विखंडन किया जाता है। इसमें स्थायिकता के गुण भी थोड़े से मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा गया कि उत्तर आधुनिकता का तत्व कौन सा नहीं है, तो विकेंद्रिता भी है, विखंडन भी, यानी कि टूट फूट जाता है ना वो, और स्थानीयता, थोड़ा सा तो स्थानीयता का भी पुट आता है। तो केंद्रवाद, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक के साथ हुआ था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके पर पूरा एक युग बना हुआ है। तो इसमें उनका किससे विवाद हो गया था? तो उनका विवाद हुआ था बाल मुकुंद गुप्त से। क्यों हुआ था? क्योंकि गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय लेखन किया। ठीक है, भारतेंदु के युग में भी बाल मुकुंद गुप्त लिखते थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के उसमें भी लिखते थे। ठीक है, उनकी ख्याति उनके लिखे गए शिव शंभू के चिट्ठे से है। तो बाल मुकुंद गुप्त की एक बहुत ही अच्छी कृति है शिव शंभू के चिट्ठे। उनसे ही उनको वो फेमस हुए थे। गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग्यपरक होती है, और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यहाँ से हमें पता चल गया। थोड़ा सा हम और जो हमें ये साहित्यकार दिए हुए हैं, बालकृष्ण भट्ट, पदम सिंह शर्मा कमलेश और किशोरीलाल वाजपेयी, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग्यपरक थी। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जिनके प्रसिद्ध निबंधों में क्या क्या था? बालकृष्ण भट्ट का आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द का आकर्षण शक्ति आदि प्रसिद्ध थे। किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो किशोरी दास वाजपेयी को। ठीक है, तो उनके व्याकरण संबंधी कार्य बहुत ही सराहनीय है। उनके ग्रंथों में ब्रजभाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी, हिंदी निरुक्त आदि प्रमुख हैं। जबकि पदम सिंह शर्मा की बात करें तो पदम सिंह शर्मा कमलेश ने हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्य सेवियों के इंटरव्यू में मैं इनसे मिला था पुस्तक में संग्रहित किया है। ठीक है, तो पदम सिंह शर्मा कमलेश ने क्या करा है? हिंदी के कुछ साहित्य सेवी थे, उनके इंटरव्यू लिए और उनको एक जगह संकलित कर दिया, और उस पुस्तक का नाम लिखा मैं इनसे मिला। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द को लेकर किस लेखक से विवाद हुआ था? वो हुआ था बाल मुकुंद गुप्त जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल कौन सी है अवधारणा? तो ये है इतिहास चक्र। तो दिए गए विकल्पों में इतिहास चक्र की अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, मतलब मार्क्सवादी इतिहास चक्र को नहीं मानते थे। जबकि सर्वहारा का अधिनायत्व, वर्गहीन समाज एवं परिवर्तन की अनिवार्यता मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है। तो जब हमने मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ी थी तो हमने इसके बारे में सारा पढ़ लिया है। तो ध्यान रहे कि मार्क्सवादी एक भौतिक पाश्चात्य दर्शन है जो समाजवाद की बात करता है। तो मार्क्सवाद, जो कार्ल मार्क्स है, वो तो अपने समाजवाद के लिए ही फेमस है। तो अगर हम कहते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या नहीं है, वो है इतिहास चक्र। वो कहते थे हम इतिहास चक्र को नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 22 है, भगवानी सिंह मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी थी? तो सतपुड़ा के जंगल है कविता जो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। तो उसमें से जो गोंड जाति थी ना, उन्होंने किन जानवरों को पाला था? तो इसका राइट आंसर है ए, मुर्गे और तीतर। तो मुर्गे और तीतर पक्षियों को पालकर बैठी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। किसने कहा है? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। श्याम सुंदरदास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है। इनके अन्य ग्रंथों में कौन है? जो हमें, मतलब जब हम इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो रामचंद्र शुक्ल जी तो इसका आंसर हो गया जो हमारी बात थी। बाकी के जो कवि हैं श्याम सुंदर दास, राम स्वरूप चतुर्वेदी और मलयज, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। इनके अन्य ग्रंथों में हिंदी कोविद रत्नमाला, रूपक रहस्य, साहित्य आलोचन और ये सब इम्पॉर्टेंट है। राम स्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना में कामायनी का
पुनर्मूल्यांकन, देखो कामायनी लिखी थी तो जयशंकर प्रसाद ने थी, लेकिन अगर उनका पुनर्मूल्यांकन किया था किसने, रामस्वरूप चतुर्वेदी में। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनकी जो प्रमुख रचना है, एक तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन है, फिर है हिंदी नवलेखन, कविता का पक्ष, भक्ति काव्य यात्रा आदि। और अगर हम मलयाज की बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियों में जख्म पर धूल, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ आदि प्रमुख हैं। तो अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ आदि प्रमुख हैं किसके, मलयाज के। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भाई चहूँ देश। ये किसके संदर्भ में कहा है, अमीर खुसरो ने तो कहा है, ये तो पता है हमें, लेकिन किसके संदर्भ में कहा है। तो ये कहा है उन्होंने कि जब उनके गुरु थे ना हज़रत निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो इतने अपने गुरु से प्यार करते थे, बहुत लगाव रखते थे, और जब वो परलोक सिधार गए थे तो ये इनके लिए बहुत बड़ा आघात हो गया था। तो इसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि गोरी सोवे से इस पर मुख पे डारे केस, ठीक है, जैसे किसी लाश को लेके जाया जाता ना, तो उसको पूरा ढक दिया जाता है, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा था अपने दुख को व्यक्त करते हुए। क्वेश्चन नंबर है 25, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। इन पंक्तियों के आधार पर कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो अगर ये सारी बातें की जा रही है ना, तो इसमें से असमंजस की स्थिति सही नहीं है। जैसे हम खुद से बात करते हैं, कभी कभी हम अपने आप को कह रहे हैं कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक तुमने क्या किया है, तुमने अपने जीवन को कैसे जिया है। तो देखा जाए तो हम स्वयं से असंतुष्टि दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इस अभी तक जितनी भी हमारी एज है, हम अपने आप से संतुष्ट ना हो पाए हों इतने साल जीने के बाद, या फिर आत्म आलोचना कर रहे हैं, या फिर आत्म मंथन कर रहे हैं, ठीक है। तो असमंजस की स्थिति नहीं है, ये तो स्वयं से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा, इसमें से पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो हमें सी आंसर देना है, ठीक है। असमंजस की स्थिति नहीं थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भाव में और शलाघ्य है। कामायनी जिस लिखी थी जयशंकर प्रसाद जी ने, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कृति है ये। तो ये कथन किसका है, ये किसने कहा था, ठीक है। तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। एक मिनट वेट करना। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। उन्होंने कामायनी की भूमिका में ये लिखा था। जब कामायनी उन्होंने जो लिखा, उसकी जब भूमिका लिखी जाती है ना, स्टार्टिंग में कोई भी हम बुक लिखते हैं तो उसकी भूमिका में उन्होंने ऐसा लिखा था। और कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध की है, ठीक है। तो कामायनी तो है जयशंकर प्रसाद की, लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है, ठीक है। तो किसी भी बुक को लेके अगर कोई अपने विचार व्यक्त करता है, कोई बुक पब्लिक करता है, तो वो भी किया जा सकता है। और कवि सुमित्रा नंदन पंत नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, ठीक है। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी की। क्वेश्चन नंबर 27 है, साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लरे मरतू हैं, मरम कोई नहीं जाना। ये इन पंक्तियों में कौन सा कबीर जी का संदेश नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ संदेश दिए हैं इसमें, तो कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर है धार्मिक असहिष्णुता। क्योंकि देखो, धार्मिक असहिष्णुता ये होता है कि अगर अपने अपने धर्म को लेकर अगर हमें सहनशीलता नहीं है हिंदू और मुस्लिम में, तो उसे धार्मिक असहिष्णुता कहते हैं। लेकिन कबीर जी ने क्या कहा है कि एक तो वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। वो क्योंकि कबीर जी का संदेश क्या है, वो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग नहीं रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। धार्मिक सद्भाव की बात करते थे, वो कहते थे कि भाई धर्म कोई सा भी हो, उसके लिए कभी लड़ना नहीं चाहिए, सबके धर्म समान है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा करते थे, वो कहते थे कि ईश्वर एक है, और ईश्वर के अनेक रूप नहीं हो सकते, चाहे राम हो या रहीम हो, वो एक ही है, ठीक है। तो इसमें से पूछा था कि कौन सा कबीर का संदेश नहीं है, तो बी, सी और डी तो उनके संदेश हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, करम बीवी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं, ठीक है। तो हमें सारे उपन्यासों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो करम बीवी और सरफराज नामक पात्र जिंदगी नामा उपन्यास के हैं। और जिंदगी नामा किसने लिखी थी, ये लिखी थी कृष्णा सोबती ने 1979 में, ठीक है, 1979 में।
और जबकि अगर आगे की बात करें तो डार से बिछड़ी, सूरजमुखी के अंधेरे के, ये 1972 में, और यारों की यार भी कृष्णा सोबती की रचनाएं। तो सारी की सारी रचनाएं हैं तो कृष्णा सोबती की, लेकिन हमसे पूछा था करम बीवी और सरफराज किस उपन्यास के पात्र हैं, तो वो हैं जिंदगी नामा के। अब आगे बात मानस का हंस। तो मानस के हंस उपन्यास के पात्र नहीं हैं, बहुत फेमस है ये मानस का हंस उपन्यास। इसमें से कौन से पात्र नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वीरपाल सिंह और जानवी। ये जो पात्र है ना वो अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस के हंस से संबंधित नहीं है। देखो यहीं पे याद कर लो, क्योंकि पेपर में आता है कि मानस का हंस किसका उपन्यास है, वो है अमृतलाल नागर का। तो ये वीरपाल और सिंह और जानवी अमृतलाल नागर के उपन्यास के पात्र नहीं है, जबकि बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मगलू, नंदास शिवचरण वैद्य मानस के हंस के पात्र हैं, जो उपन्यास की कथा वस्तु में समय समय पर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में के एक कस्बा नुमा गाँव शिवपालगंज की वर्णित कहानी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको सारी कहानियाँ पता होनी चाहिए। तो हमसे पूछा गया है कि किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का एक कस्बा नुमा गाँव है शिवपालगंज, वो किस कहानी में है, तो वो है राग दरबारी में। ठीक है, तो राग दरबारी में शिवपालगंज नामक गांव की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। तो हमें पता है कि शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक है आपका बंटी। इसमें क्या था कि भाई शकुन बंटी की माँ थी और उनका अपने पति से तलाक हो गया था, और डॉक्टर जोशी का अपनी पत्नी से तलाक हो गया था। तो बंटी की जो मदर थी शकुन और डॉक्टर जोशी ने आपस में शादी कर ली थी। तो जिसकी लेखिका प्रसिद्ध उपन्यास कौन है, मन्नू भंडारी हैं। तो तिरछी बौछार 1984 में लिखा गया उपन्यास मंजुल भगत का, और टूटा हुआ इंद्रधनुष मंजुल भगत का ही कहानी संग्रह है। ठीक है, तो ये हमसे क्या पूछा गया था, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंदर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास का है, वो है आपका बंटी का, जिसे लिखा है मन्नू भंडारी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन हैं। प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है प्रायश्चित, उसके पात्र कौन हैं, तो उसके पात्र हैं सुबोध चंद और मदारी लाल। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं सुबोध चंद और मदारी लाल। लेकिन अगर हम कुछ और कहानी देख लेते हैं प्रेमचंद जी की जो फेमस है, उसमें एक तो नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलग योच्या और पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा और कफन, सारी की सारी कहानियाँ ही एक से एक बढ़कर हैं, आपने पढ़ी ली होंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमसे क्या पूछा गया था कि प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन से हैं, सुबोध चंद और मदारी लाल। अगर आपने इसकी कहानियाँ पढ़ रखी हैं सारी प्रेमचंद जी की, तो फिर आपको इनके पात्र भी पता होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है। तो हाँ, हमें 4 कारण दिए गए हैं, तो हमें देखना कि कौन सा सही नहीं है। तो वो है छात्रधर्म का अभाव, क्योंकि स्कंदगुप्त नाटक में गुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम, ये इसके कारण भी स्कंदगुप्त उदासीन हो गए थे। भोग विलास के प्रति उनको वितृष्णा हो गई थी, और विमाता का षड्यंत्र भी इस नाटक का कारण था। लेकिन छात्रधर्म का जो अभाव है ना, वो इसका सही कारण नहीं है। और ये लिखा किसने है, जयशंकर प्रसाद जी ने। क्वेश्चन नंबर आ गया 34, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। ठीक है, तो सिंदूर की होली में जो एक पात्र थी, विधवा थी, वो लेडी मनोरमा नाम था उसका, तो उसका किस पात्र ने हाथ पकड़ा था और कहा था कि जीवन भर वो अविवाहित रहेगी, अपनी उन्होंने अपनी उसे पत्नी नहीं बनाया था। तो ये किया था मनोज शंकर जी ने। मनोज शंकर ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा था, ना कि उसे स्त्री बनाने के लिए। तो उचित विकल्प में लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक सिंदूर की होली। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सिंदूर की होली किसने लिखी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, और ये क्या है, नाटक है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि नाटक है उपन्यास क्या है, तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यह मिश्र का प्रसिद्ध समस्या नाटक है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में, बहुत बड़ी समस्या के बारे में पढ़ा गया था हमने। इनके अन्य मुख्य जो समस्या नाटक हैं, क्योंकि ये कौन सा नाटक है, समस्या नाटक है, इसमें समस्या को उजागर किया गया है। इनके और भी नाटक हैं, जैसे राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग और आधी रात इत्यादि। और इनके हमें सन भी याद होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन तथा तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संबंध में व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं, नाटककार जगदीश चंद्र माथुर की। किसके संबंध में कहा है उन्होंने कहा है उपेंद्रनाथ अक्ष के संबंध में। ठीक है, तो ये कहा गया उन्होंने क्योंकि इनके जो प्रमुख नाटक है वो हैं कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व का नाम इसमें लिया जा सकता है। और अन्य जो प्रसाद उत्तर यानी कि प्रसाद जी के बाद का जो समय था उसके जो नाटककार हैं उसमें है लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों में आ जाते हैं अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, विस्तवा की लहरें इत्यादि। ठीक है, और जो समकालीन नाटककार थे उस समय के उसमें आते हैं विष्णु प्रभाकर के युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, श्वेत कमल आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 36, समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है। तो वो है एक और द्रोणाचार्य। तो समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है एक और द्रोणाचार्य। तो इसमें इसके नाटककार कौन है, इसके नाटककार हैं शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य में एक और तो अरविंद और उसके परिवार का और कॉलेज का प्रसंग है कि अरविंद है उसका परिवार है और उसके कॉलेज का प्रसंग है। और दूसरी ओर द्रोणाचार्य उनके परिवार तथा महाभारत कालीन पात्रों जिसमें कि युधिष्ठिर जो द्रोणाचार्य थे ना कब महाभारत के पात्र थे, जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि प्रसंग है। तो दो तरह से कहानी चल रही थी, एक तरफ तो अरविंद उसका परिवार और उसके कॉलेज के प्रसंग वगैरह और दूसरी तरफ महाभारत के पात्रों के द्वारा। ठीक है, 37 है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। आवारा मसीहा किसने लिखी है। तो आवारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्लाकार उपन्यास शरद चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है। ठीक है, तो जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। देखो जीवनी लिखी है शरद चंद्र जी की। ठीक है, किस नाम से, आवारा मसीहा नाम से। ठीक है, और शरद चंद्र जी कौन थे, ये बांग्ला उपन्यासकार थे। और आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। तो 2 लाइनों में ही हमें 4-5 क्वेश्चन मिल गए। अन्य दिए गए रचनाकार भी बांग्ला साहित्य के हैं। अन्य कौन से, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, भूदेव मुखोपाध्याय। ठीक है, ये सारे बांग्ला साहित्यकार हैं। बंकिम चंद्र अपने उपन्यास आनंद मठ और रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा धरे बाइरे चोखेर बाली उपन्यास और अनुरिदिया विनिमय भूदेव मुखोपाध्याय का मुख्य उपन्यास हैं। तो इतने ये इम्पोर्टेंट नहीं है, रविन्द्रनाथ जी के टैगोर के और बंकिम चंद्र जी के उपन्यास इम्पोर्टेंट है। बंकिम चंद्र जी का था आनंद मठ। 38 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। तो यह है आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन दिया गया है। जबकि पद्मावत तो एक प्रेम कथा है जायसी की। ठीक है, अखरावट में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांतवादी तत्वों की भरी हुई चौपाई है। तथा मंझन अगर बात करते हैं तो मंझन कृत कौन सी है, मधुमालती। ठीक है, तो मधुमालती में इसके पात्र हैं मधुमालती और मनोहर और प्रेमा ताराचंद के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो हमें पूछा तो ये गया है कि रामचंद्र शुक्ल के किस ग्रंथ में कयामत का मतलब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। तो कयामत का वर्णन किया गया है आखिरी कलाम में। क्वेश्चन नंबर 39 है, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरण रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है। किस आलोचक ने महादेवी वर्मा जी के बारे में ये कहा है कि उनके साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं है बल्कि रचनात्मक करुणा का भाव है। ये कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। किसके लिए, महादेवी वर्मा जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि इसमें भी आता है और फर्स्ट पेपर में भी आता है यूजीसी नेट के। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है हमें इस पर टिक करना है। तो देखिए, इसके कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे, ये बात भी सही है। इंग्लैंड के नवागत अंग्रेज अफसरों के शिक्षण की व्यवस्था थी, ये बात भी सही है। इसकी स्थापना 1800 में हुई थी, ये बात भी सही है। तो सी इसका आंसर होगा। जो बात सही नहीं है वो कौन सी नहीं है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, जबकि इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 41, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन से हैं। जो तालु से लगते हुए वर्ण होते हैं वो तालव्य वर्ण होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब फर्स्ट और फोर्थ। वो कैसे होगा देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, तालव्य वर्ण है। जैसे होता है ना, जैसे
चम्मच, छ से छतरी, जैसे जग, जैसे झंडा और अणे खाली। ठीक है, ये वाला अणे खाली। ओके, तो इसमें जैसे चम्मच और जैसे जग। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा आ रहा है, ये तालव्य वर्ण है। ये जब हमने ये सारे पढ़े थे वर्ण कि कौन से मूर्धा है, तालव्य है, दंत है, तो हमें सारा इसके बारे में पता है। आगे देखते हैं। 42 में है राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। ठीक है, तो उनमें से कौन कौन से सुझाव थे, ये हमें विकल्प दिए हैं। कोई से 3 हमें देखने कि कौन कौन से थे। पहला तो हमारा था हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, ये सारे भारत का माध्यम हिंदी ही होना चाहिए, ये कहा गया था राजभाषा आयोग 1955 में। दूसरा हमें कहा गया था 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये बात भी सही है। फिर था भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए, नहीं, ये बात नहीं कही गई थी राजभाषा अधिनियम 1955 में, क्योंकि वो तो बल्कि ये कहा जा रहा था कि 1965 तक हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल गलत है। और चौथी बात है हमारी उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये बात भी सही है, क्योंकि जो भी हाई कोर्ट्स हैं तो जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे बंगाल में बंगला हो गया, पंजाब में पंजाबी हो गई, तो उनका भी व्यवहार यानी कि पत्र व्यवहार हो सकता है, उनके बीच में भी कामकाज हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ आ रहा है हमारा बी में, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए, फिर टिक करना चाहिए। अब आ गया जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। जगदीश चंद्र माथुर के जो नाटक हैं उनमें क्या क्या बात कही गई थी। एक तो है कि प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन। ठीक है, तो जो समय की सामयिक समस्या हुआ करती थी उसका वो प्राचीन पात्रों के प्रसंग लेके उस बात को बताया करते थे। और दूसरा है मध्यम वर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। ठीक है, सॉरी नहीं, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मन को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, क्योंकि हमने कहा ना वो प्राचीन पात्र प्रसंगों को लेके सामाजिक समस्याओं का प्रकाशन करते थे। तो प्राचीन पात्र प्रसंग किस में आते हैं, रामलीला में, यहाँ से आप अटैच कर सकते हो इसे। ठीक है, तो रामलीला पद्धति द्वारा वो तुलसी के मानस मन को आधुनिक पाठकों तक पहुँचाया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मतलब 1 और 3rd। 24 है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, कौन सी बातें अमीर खुसरो के बारे में सही हैं। पहली बात तो वो कहते थे अमीर खुसरो जी के लिए कि वो फारसी के बहुत ही अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये बात भी सही है, बहुत ही व्यंग करते थे वो। तीसरी बात है इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था, नहीं, ये तो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बताया करते थे, व्यंग के थ्रू भी और वैसे भी अपने ग्रंथों में। तो 3rd नहीं आएगा। और 4th है इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और 4th हमारा सही है, तो ये आ जाता है हमारा ए में, तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। पुनर्जागरण यानी कि होता है नहीं, जब कोई सोती व्यवस्था हो जाती है, सब कुछ स्टैटिक सा चलता है, तो पुनर्जागरण किया जाता है। ठीक है, लोगों को जगाया जाता है, ऐसे नहीं कि असलियत में सो रहे हैं, सिर्फ उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को जगाया जाता है। तो इसमें क्या है, पहला तो है कि इनमें से पूछा कौन सा कथन सही है, तो सही की तलाश करनी है हमें इसमें से। पहला है 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट। ठीक है, और फिर है मनुष्य के संपूर्ण सलिष्ट रूप की खोज। ओके, तो ये 2 सही हैं, पहले हम देख लेते हैं, ए इसका राइट आंसर होगा, लेकिन फिर भी सारे पढ़ लेते हैं। 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट पुनर्जागरण में होती है। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, नहीं, मनुष्य की जो पुरानी आदिम प्रवृत्तियाँ आदिकाल की, जो जब वो आदिम था, मतलब जानवरों की तरह से जीवन बिताया करता था, तो ये बात तो नहीं है पुनर्जागरण में। तीसरा है परंपराओं का यथा तथ्य अनुपालन, की जो परंपराएं चली आ रही हैं वही चलती रहेंगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं कि पुनर्जागरण है। तो हमारा फर्स्ट और 4th सही है, और इसका मतलब ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। तो ये तो हमें उनकी जब कहानियाँ हमने पढ़ी थी तो उनके बारे में पूरा याद करना है। तो उनकी है ठुमरी और आदिम रात्रि की महक। ठीक है, तो फणीश्वरनाथ रेणु ने कौन सी कहानियाँ लिखी हैं, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी भी देख लेते हैं। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है ये। और मुर्दों का गांव, ये धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है, सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव।
क्वेश्चन नंबर 47 है, यशपाल की कहानी पर्दा के पात्र कौन कौन से हैं। तो यशपाल की कहानी पर्दा के पात्र हैं बब्बर अली खान और चौधरी पीर बख्श। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड, यानी कि हमारा जो आंसर है बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें कौन सी हैं। तो जब हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा था तो हमें सारी इसकी पुस्तकें पढ़ ली हैं। तो इसमें जो टी.एस. इलियट की बुक्स हैं ना, वो हैं द सीक्रेट वुड एंड द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। तो द सीक्रेट वुड और द वेस्टलैंड, यानी कि सेकंड और फोर्थ, और सेकंड और फोर्थ है हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों की क्या नाम है। तो ये तो हमें याद ही करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, तो जो भी आचार्य क्षेमेंद्र हैं के ग्रंथ हैं उनको है, उसमें है एक तो कवि, कंठाभरण और सुवृत्त तिलक। ओके, तो कवि, कंठाभरण और सुवृत्त तिलक थर्ड और फोर्थ, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है डी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मार्क्सवादी, हमें अभी पढ़ा था ना कि कार्ल मार्क्स के जो विचार थे वो थे कि वो तो मतलब समाज के लिए था, समाजवादी दृष्टिकोण था उनका। तो इनमें क्या थे उनके विचार, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। ठीक है, तो एक तो ये था, और दूसरा है इनका, मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। तो पहली तो कौन सी थी, आदिम समाजवाद, क्योंकि मानव सभ्यता जब चली थी तो आदिम ही था इंसान। ठीक है, आदमखोर था, आदिम था। और लास्ट में क्या होगा, अगर इतिहास इसी तरह चलता रहा तो अंतिम मंजिल क्या होगी, समाजवाद की होगी, जिसमें बराबर का अधिकार मिले, जो सर्वहारा वर्ग है उसको भी सम्मान मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले, यही उनका संदेश था। तो इसका आंसर हो गया, पहली मंजिल आदिम समाजवाद की और अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। तो फर्स्ट, एक मिनट, नहीं, इसमें तो अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी, नहीं सॉरी, ये ज़रूरी नहीं है कि समाजवाद की होगी, क्योंकि क्या पता कब समाज बदलेगा, कब क्या होगा, अंतिम मंजिल क्या होगी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो कहते थे कि मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, तो इतिहास की बात कर रहे थे। तो पहली मंजिल तो आदिम समाजवाद की होगी, और उन्होंने कहा था कि जो पिछले इतिहास में देखा जाए तो वर्ग संघर्ष चलते ही आ रहे हैं, अमीर गरीब के बीच, मजदूर और मालिक के बीच में, तो वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये बात सही है। तो फर्स्ट और सेकेंड आंसर होगा इसका ए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो 50 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो इन डिटेल हमने स्टडी कर लिया है। बाकी जितनी भी कविताएं हैं, कहानियां हैं, वाक्य संग्रह है, जो हमारी 10 यूनिट हैं हिंदी की और 21 चैप्टर्स में कवर हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।